दोस्तों, न्यायपालिका में सबसे इम्पोर्टेंट हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को माना जाता है और ये समझा जाता है कि वो घूसखोरी नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे और जितना संभव हो सकेगा उतना ज़्यादा न्याय संगत कार्य करेंगे। और इसी के कारण से भारत की जनता का इन पर विश्वास है। लेकिन अगर उन्हीं में से एक जज ऐसा निकले जिसके पास पैसों की भरमार हो घर में और इतनी भरमार हो कि आग लगे तो दमकल आ जाता है, फायर ब्रिगेड, और उसको 15 करोड़ से ज़्यादा कैश रुपए उसके स्टोर रूम में मिलते हैं फेंके हुए। जस्ट इमेजिन मित्रों, मैं बात कर रहा हूं जस्टिस यशवंत वर्मा की, जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, सीनियर हो चुके थे, और उनके घर में उनके एब्सेंस में 15 करोड़ रुपए जले नोट पाए गए। इस पर सवाल उठा कि वो पैसे आए कहां से। इंक्वायरी बैठी, सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ, उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया कि उनके एब्सेंस में कहां से आए उनको नहीं पता, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जस्टिफिकेशन को नकारा किया कि आपको सिक्योर्ड एरिया में आप रहते हो, आपके घर में एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है और आपके बिना नॉलेज के इतने सारे पैसे कैसे आ सकते हैं। अब उनको हटाने की बारी आई तो उन्हें कहा गया कि आप रिजाइन कर दो। उन्होंने रिजाइन करने से इनकार कर दिया मित्रों। और जब सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से जब उनका रिकमेंड किया गया नाम इंपीचमेंट करने के लिए पार्लियामेंट के प्रोसेस के थ्रू, जो कि बहुत ही लंबा है, तो फाइनली इंक्वायरी स्टार्ट जिस दिन होना था उसके एक दिन पहले 9 तारीख को उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर दे दिया। अब रेजिग्नेशन लेटर देने से उनको यह फायदा होगा कि उनके जितने भी बेनिफिट्स हैं वो सब बरकरार रहेंगे, पेंशन बरकरार रहेगा, वो ऑनरेबल जज कहे जाएंगे, एक्स जज। मित्रों, ये जो सिस्टम है बनाया गया था कि जजेस को बहुत डिफिकल्ट तरीके से इम्पीच किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, इसलिए बनाया गया था कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जुडिशरी के साथ ना हो। लेकिन अगर जज ही क्रूक बच जाए और स्मार्ट प्ले करने लगे सिस्टम के साथ, तो वो एक लेसन देके चले गए हैं पूरे भारत के लोगों को कि बेईमानी करो, चोरी चकारी करो एंड उसके बावजूद भी ऑनरेबल बने रहो। जस्टिस यशवंत वर्मा का ये एक्ट भारत के संविधान पर, भारत के जुडिशरी सिस्टम पर, भारत के पॉलिटिकल सिस्टम पर, भारत के जुडिशियल विल पर एक सवालिया निशान खड़ा करता है मित्रों। इस पर हमने पूरा एक रिपोर्ट तैयार किया है जो पॉडकास्ट के फॉर्म में है। आशा है आपको वो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल कानून प्लस को जरूर सब्सक्राइब करें मित्रों। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होप टू सी यू अगेन। टिल देन, गुड बाय एंड आडियोस। एक आधिकारिक वीआईपी आवास जहां 24 घंटे सुरक्षा होती है, वहां कोई अज्ञात व्यक्ति 15 करोड़ रुपए जैसी भारी रकम एक सामान्य कबाड़ घर में क्यों और कैसे छोड़ जाएगा? वही तो। और अगर छोड़ भी गया तो घर के मालिक को इसकी भनक तक कैसे नहीं लगी? कोई 15 करोड़ रुपए कबाड़ में क्यों छोड़ेगा? ये किसी रहस्यमयी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है। हाँ, जहां आपको अचानक एक खजाना मिल जाता है लेकिन आप कहते हैं कि आपको नहीं बताया कहां से आया। जो तस्वीरें सार्वजनिक की गईं, उनमें साफ दिख रहा था कि नकदी को बाकायदा छिपाकर रखा गया था। वो कोई सामान्य कबाड़ नहीं था। बिल्कुल। और इस बेतुके तर्क ने सिस्टम को यह संदेश दे दिया कि मामला केवल संदेह का नहीं है, बल्कि बहुत गहरे कदाचार का है। और इसके बाद जांच के 2 बहुत ही जटिल रास्ते खुल गए। घटना के तत्काल बाद का समय बहुत तेजी से बदला। तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने बिना कोई समय गंवाए 3 वरिष्ठ जजों की एक इन हाउस कमेटी का गठन कर दिया। ये जो इन हाउस कमेटी होती है, ये न्यायपालिका का अपना आंतरिक तंत्र है, राइट? हाँ, ये कमेटी तय करती है कि क्या आरोप इतने गंभीर हैं कि उन पर आगे की कार्यवाही की जाए। इसी प्रक्रिया के दौरान एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय भी लिया गया। उनका तबादला कर दिया गया था। सही कहा। जस्टिस वर्मा का तबादला दिल्ली हाईकोर्ट से उनके मूल न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट में कर दिया गया। लेकिन इससे भी बड़ा कदम ये था कि उनसे सारा न्यायिक कामकाज वापस ले लिया गया। सुनने वालों के लिए यह समझना जरूरी है कि तकनीकी रूप से वो अभी भी एक जज थे। उन्हें वेतन मिल रहा था, लेकिन उनके पास सुनवाई के लिए कोई केस नहीं था,
कोई अदालत नहीं थी। यह एक तरह का न्यायिक अलगाव था। हाँ, ये कुछ ऐसा है जैसे किसी छात्र को क्लास से सस्पेंड कर दिया गया हो, लेकिन उससे स्कूल से पूरी तरह निकालने की औपचारिक प्रक्रिया अभी बाकी हो। बहुत सटीक उदाहरण है। फिर मई 2025 का समय आता है जो इस कहानी का एक बड़ा मोड़ है। उस इन हाउस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। और इस रिपोर्ट में एक बहुत ही भारी भरकम कानूनी शब्द का इस्तेमाल किया गया था, स्ट्रॉन्ग इन्फ्रेंशियल एविडेंस, यानी मजबूत अनुमानात्मक साक्ष्य। हाँ, तो इस शब्द का असल मतलब क्या है? सुनने वालों के लिए इस कानूनी शब्दावली को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इन्फ्रेंशियल एविडेंस या अनुमानात्मक साक्ष्य का मतलब ये है कि हालांकि समिति के पास कोई ऐसा सीधा वीडियो या रिकॉर्डिंग नहीं है जिसमें जज को रिश्वत लेते हुए देखा जा सके, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो केवल और केवल अपराध की ओर ही इशारा करती हैं। कानून में इसे ऐसे समझा जाता है कि जब आपके व्यक्तिगत नियंत्रण वाली जगह से 15 करोड़ रुपए की बेहिसाब संपत्ति मिलती है और आप उसका कोई तार्किक या वैध स्रोत नहीं बता पाते हैं। एग्जैक्टली तो कानून ये अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र है कि ये रकम अवैध तरीके से ही आई है। ये एक बहुत ही मजबूत आधार होता है। और इसी रिपोर्ट के आधार पर चीफ जस्टिस ने उन्हें पद से इस्तीफा देने की सलाह दी थी। लेकिन उन्होंने चीफ जस्टिस की वो सलाह मानने से साफ इनकार कर दिया। ये इनकार अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। मतलब जब व्यवस्था का मुखिया कह रहा हो कि सबूत आपके खिलाफ हैं, आप सम्मानजनक तरीके से हट जाएं और आप मना कर दें, तो मामला न्यायपालिका की आंतरिक चारदीवारी से बाहर निकल जाता है। और यहीं से ये पूरा विवाद संसद के गलियारों में पहुंच गया। हाँ, चीफ जस्टिस के पास जब आंतरिक विकल्प खत्म हो गए तो उन्होंने संवैधानिक प्रक्रिया के तहत वो जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दी। फिर आगे क्या हुआ? इसके बाद अगस्त 2025 में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत उन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसके लिए कमेटी भी बनी थी ना? बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार के नेतृत्व में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति बनाई गई और यहीं से ये मामला उस इम्पीचमेंट जोन या महाभियोग के दायरे में प्रवेश कर गया। लेकिन यहाँ एक बात जो बहुत खटकती है वो है समय का अंतर। कैसा अंतर? निष्कर्ष की ओर बढ़ रही थी। तभी 9 अप्रैल 2026 को पासा पूरी तरह पलट गया। बिना किसी पूर्व संकेत के जस्टिस वर्मा ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया। ये एक ऐसा कदम था जिसने संसद, जांच एजेंसियों और पूरी कानूनी व्यवस्था को बीच रास्ते में ही रोक दिया। और उनके इस्तीफे के पत्र की भाषा भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। उन्होंने 15 करोड़ रुपए की नकदी, उस आग या जांच के निष्कर्षों के बारे में एक शब्द नहीं लिखा। हाँ, उन्होंने इस्तीफा देने का कारण सिर्फ एक शब्द में समेट दिया, डीप एंग्विश। हाँ, यानी गहरी पीड़ा। साथ ही उन्होंने संसदीय जांच की प्रक्रिया पर ही सवाल उठाते हुए खुद को उससे पूरी तरह अलग कर लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये इस्तीफा पहले क्यों नहीं आया? जब आग लगी तब इस्तीफा नहीं दिया गया, जब चीफ जस्टिस ने कहा तब नहीं दिया गया, जब संसद में प्रस्ताव पास हुआ तब भी नहीं। ये इस्तीफा ठीक उस समय आया जब जांच समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट देने वाली थी। राइट। और कानूनी नजरिए से इस टाइमिंग ने एक ऐसे सिद्धांत को सक्रिय कर दिया जिसे कानून की भाषा में इनफ्रक्चुअस या निष्फल होना कहा जाता है। इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी पहलू यही इनफ्रक्चुअस होने का सिद्धांत है। मैं इसे थोड़ा सरल करके समझाती हूँ। हाँ प्लीज। संविधान का अनुच्छेद 124(4 जो जजों को हटाने की प्रक्रिया तय करता है वो बहुत ही स्पष्ट है। संसद केवल और केवल एक पीठासीन या पद पर बैठे हुए सिटिंग जज को ही हटा सकती है। अच्छा। जैसे ही किसी जज का इस्तीफा राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार किया जाता है वो व्यक्ति उस पद पर नहीं रहता, और क्योंकि वो व्यक्ति अब जज नहीं है इसलिए उसे पद से हटाने के लिए चलाई जा रही संसदीय प्रक्रिया अपने आप ही बेमानी, अर्थहीन या इनफ्रक्चुअस हो जाती है। मतलब अधिकार क्षेत्र ही खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली। ये तो किसी कानूनी मजाक जैसा लगता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आप कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं, आपने पूरे गेम में सारे नियम तोड़े हैं और अब आप बिल्कुल आखिरी लेवल पर हैं। स्क्रीन पर गेम ओवर और आपकी हार का संदेश छपने ही वाला है, लेकिन उस संदेश के स्क्रीन पर आने से ठीक 1 सेकंड पहले आप दीवार से गेम का प्लग ही खींच देते हैं। हाँ, स्क्रीन काली हो जाती है। बिल्कुल। अब सिस्टम के पास आपकी हार का कोई रिकॉर्ड नहीं है, आपका कोई स्कोर कार्ड दर्ज नहीं हुआ, आपने तकनीकी रूप से गेम हारा नहीं क्योंकि गेम कभी पूरा ही नहीं हुआ। ये प्लग खींच देने वाली बात मौजूदा संवैधानिक स्थिति को बिल्कुल सही तरीके से दर्शाती है।
और यही वो जगह है जहां सबसे बड़ा अकाउंटेबिलिटी गैप या जवाबदेही का संकट पैदा होता है। आम जनता में जो आक्रोश है उसका मूल कारण भी यही है। बिल्कुल। आक्रोश होना स्वाभाविक भी है। किसी के भी मन में ये गुस्सा आ रहा होगा कि कोई व्यक्ति अपने अधिकारी घर में 15 करोड़ रुपए की नकदी जलाता है, 1 साल तक पूरी व्यवस्था को उलझा कर रखता है, और फिर जब फंसने का समय आता है तो एक कागज का टुकड़ा देकर साफ निकल जाता है। और तकनीकी रूप से देखा जाए तो मेरा मतलब है कि चीजें यहीं खत्म नहीं होती। हाँ, सबसे ज्यादा चुभने वाली बात तो यह है कि इस इस्तीफे के बाद भी तकनीकी रूप से उसे उन सभी लाभों का हकदार माना जा सकता है जो एक जज को मिलते हैं। क्या ये सच है? दुर्भाग्य से सिस्टम की ये सबसे बड़ी खामी है, क्योंकि संसदीय समिति की कार्यवाही पूरी नहीं हो सकी। इसलिए कभी कोई प्रूव्ड मिसबिहेवियर यानी साबित हुआ कदाचार औपचारिक रूप से दर्ज ही नहीं हुआ। मतलब कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड ही नहीं है? हाँ, किसी आधिकारिक रिकॉर्ड में ये नहीं लिखा गया कि उन्हें भ्रष्टाचार या दुर्व्यवहार के कारण पद से हटाया गया। रिकॉर्ड बस यही कहता है कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है। ये तो बहुत ही अजीब बात है। इस तकनीकी आधार पर इस्तीफा देने के बाद भी एक पूर्व जज के रूप में वे पेंशन, भत्ते और अन्य रिटायरमेंट लाभों के हकदार बने रहते हैं। व्यवस्था इस मामले में पूरी तरह से पंगु नजर आती है। ये तो ऐसा है जैसे सिस्टम ने जांच पर 1 साल से ज्यादा का समय लगाया, लाखों रुपए खर्च किए, देश की सबसे बड़ी संस्थाओं सुप्रीम कोर्ट और संसद का समय लिया और अंत में उन्हें ही इनाम देकर विदा कर दिया गया। और ऐसा लगता है कि ये कोई इकलौती घटना नहीं है, ये एक ऐसा लूप होल है जिसका बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक बहुत ही चिंताजनक पैटर्न बन चुका है। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में ये ऐसे तीसरे जज बन गए हैं जिन्होंने इस विशिष्ट बचाव के रास्ते का इस्तेमाल किया है। अच्छा, पहले भी ऐसा हो चुका है? बिल्कुल। याद कीजिए जस्टिस सौमित्र सेन का मामला, जिन्होंने राज्यसभा में अपने खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद और लोकसभा में चर्चा शुरू होने से ठीक पहले इस्तीफा दे दिया था। अरे हाँ। इसी तरह जस्टिस पी.डी. दिनाकरन ने भी महाभियोग की कार्यवाही के दौरान ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जब भी कोई जज खुद को कानूनी रूप से घिरता हुआ देखता है तो वो इस इस्तीफे वाले दरवाजे से बाहर निकल जाता है और पूरी संसदीय जांच वहीं ठप पड़ जाती है। एग्जैक्टली। ऐसा लगता है कि ये कोई इकलौती घटना नहीं है, ये एक ऐसा लूप होल है जिसका बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक बहुत ही चिंताजनक पैटर्न बन चुका है। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में ये ऐसे तीसरे जज बन गए हैं जिन्होंने इस विशिष्ट बचाव के रास्ते का इस्तेमाल किया है। अच्छा, पहले भी ऐसा हो चुका है? बिल्कुल। याद कीजिए जस्टिस सौमित्र सेन का मामला, जिन्होंने राज्यसभा में अपने खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद और लोकसभा में चर्चा शुरू होने से ठीक पहले इस्तीफा दे दिया था। अरे हाँ। इसी तरह जस्टिस पी.डी. दिनाकरन ने भी महाभियोग की कार्यवाही के दौरान ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जब भी कोई जज खुद को कानूनी रूप से घिरता हुआ देखता है तो वो इस इस्तीफे वाले दरवाजे से बाहर निकल जाता है और पूरी संसदीय जांच वहीं ठप पड़ जाती है। एग्जैक्टली। तो ये साफ है कि ये सिर्फ एक जज की चालाकी नहीं है, बल्कि ये हमारे सिस्टम के ढांचे में मौजूद एक ऐसा बड़ा छेद है जिसे अभी तक भरा नहीं गया है। सही कहा। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये एक ऐसी व्यवस्था की तस्वीर पेश करता है जो कागज पर तो बहुत मजबूत दिखती है, लेकिन असलियत में अपने ही बनाए जटिल नियमों के जाल में इस कदर उलझ गई है कि वो न्याय करने से ही चूक जाती है। एक आग 15 करोड़ रुपए की नकदी, सुप्रीम कोर्ट की अभूतपूर्व फुर्ती और संसद का लंबा थकाऊ नाटक, और आखिर में एक साधारण से इस्तीफे के साथ सब कुछ शून्य हो जाता है। सारी जांच एजेंसियां खाली हाथ खड़ी रह जाती हैं। ये घटना सिर्फ न्यायपालिका के लिए नहीं बल्कि हमारे पूरे लोकतांत्रिक ढांचे के लिए एक चेतावनी है। संस्थाओं का सम्मान इस बात पर निर्भर करता है कि वो खुद को कैसे साफ रखती हैं। बिल्कुल। अगर एक उच्च पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह जवाबदेही से बच निकलता है तो आम नागरिक का कानून के राज पर विश्वास डगमगा जाता है। ये स्पष्ट करता है कि जजों की जवाबदेही तय करने वाले मौजूदा कानूनों में तत्काल सुधार की आवश्यकता है। ये सुनिश्चित करना होगा कि इस्तीफा देकर कोई जांच से भाग ना सके। राइट। ये बात बिल्कुल सही है कि टाइमिंग कभी भी न्याय से बड़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम और नियमों के इस खेल को देखने के बाद एक ऐसा विचार दिमाग में आता है जो इस पूरी कहानी का रुख ही बदल सकता है। अच्छा। इस पर अभी तक कहीं भी ज्यादा चर्चा नहीं हुई है, लेकिन जो स्रोत हमने खंगाले हैं उनसे ये सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है। वो विचार क्या है? देखिए, हमने ये तो समझ लिया कि संसद की महाभियोग कार्यवाही इसलिए रुक गई क्योंकि वो अब एक सिटिंग जज नहीं रहे। उन्होंने पद छोड़ दिया और इस कारण संसदीय प्रक्रिया निष्फल हो गई। हाँ। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है। चूंकि अब उन्होंने वो पद छोड़ दिया है
तो वो भारत के किसी भी आम नागरिक की तरह एक साधारण व्यक्ति बन चुके हैं। तो क्या पद से हटने के साथ ही एक जज के रूप में उन्हें जो विशेष कानूनी सुरक्षा और इम्यूनिटी मिली हुई थी वो भी हमेशा के लिए खत्म नहीं हो गई? ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। मतलब जो 15 करोड़ रुपए उस आधी रात की आग में मिले थे, वो घटना तो सच थी, वो पैसा तो था। तो क्या अब एक आम नागरिक के तौर पर उन पर सीबीआई या पुलिस द्वारा कोई सामान्य आपराधिक जांच शुरू हो सकती है? मतलब क्रिमिनल प्रोब? बिल्कुल। क्या उन्हें अब एक आम नागरिक की तरह गिरफ्तार करके उस नकदी का हिसाब मांगा जा सकता है, या फिर 15 करोड़ का वो रहस्य भी उसी आग में हमेशा के लिए जलकर राख हो गया? ये एक ऐसा सवाल है जो इस इस्तीफे को अंत नहीं बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत बना सकता है। बिल्कुल। तो इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ इस गहरी चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। Follow Kanun Plus for court cases and real legal. Subscribe now, Blean, and drop your view in the comments. Clarity.